जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की लिए ये क्लास होती है, जिसमें हम मोस्ट 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इन 50 क्वेश्चनों पर आपके स्टैटिक जीके और सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स तीनों के तीनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। लास्ट के आपके 10 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर के होंगे और आपके 40 क्वेश्चंस जो है स्टैटिक जीके और साइंस के होंगे। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो क्वेश्चंस कह रहा है पहला, पांडुचेरी में किसके उपनिवेश थे? अंग्रेज के, पुर्तगाली के, डच के या फ्रांसीसी के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसियों का जो है उपनिवेश पांडुचेरी में था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2016 और 2019 में का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नटराज की मूर्ति है, तो बताइए भैया नटराज की मूर्ति क्या है? पल्लव वंश की, चोल वंश की, मौर्य वंश की या काकतीय वंश की? तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नटराज की मूर्ति चोल वंश की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चोल वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी थी, तो बताइए भैया पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? मद्रास थी, महाबलीपुरम थी, कांचीपुरम थी या धर्मावरम थी? तो बताइए इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है दोस्तों, और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि महाबलीपुरम में जो स्थित मंदिर है किस से संबंधित है। तो ऑप्शंस कह रहा है काकतीय वंश से, दूसरा कह रहा है चोल वंश से, तीसरा कह रहा है पल्लव वंश से और लास्ट कह रहा है गुप्त वंश से। तो बात करें जो है महाबलीपुरम स्थित मंदिर की, तो इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पल्लव वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके निर्माण की बात पूछता है तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने किया था। किसने भैया? नरसिंह वर्मन ने किया था। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमिल रामायण कृति है, तो बताइए भैया तमिल रामायण कृति किसकी है? अदाल की है, जयन गोदार की है, कंबन की है या रामानुजन की है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंबन के द्वारा तमिल रामायण जो है लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद है, तो बताइए भैया सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है या सामवेद है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सबसे प्राचीनतम अर्थात पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें कि ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, तो यह जो है 1500 ईस्वी पुराना वेद है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो बताइए भैया इसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 को,
26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को और लास्ट कह रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शंस कह रहा है इंदिरा पॉइंट है, दूसरा कह रहा है कैप कैमूरिन है और तीसरा कह रहा है पल्लव पॉइंट है और लास्ट कह रहा है छोला पॉइंट है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। तो बताइए भैया दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है। ऑप्शंस कह रहा है दादर, दूसरा कह रहा है नगर हवेली, तीसरा कह रहा है चंडीगढ़ और लास्ट कह रहा है सिलवासा। तो दादर और नगर हवेली की राजधानी की अगर आप बात करें तो इसकी राजधानी सिलवासा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शंस हैं ट्रिपोली, दूसरा कह रहा है कैरो, तीसरा कह रहा है खर्टम और लास्ट कह रहा है दमिश्क। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें दमिश्क को अस्साम्स भी कहा जाता है। क्या भैया, मान भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को गोली किसने मारी थी। तो बताइए भैया जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके जनरल डायर को गोली किसके द्वारा मारी गई थी। तो ऑप्शंस कह रहा है सोहन सिंह भाखा के द्वारा, दूसरा कह रहा है वी.एस. अय्यर के द्वारा और तीसरा कह रहा है मदन लाल झिंगरा के द्वारा और लास्ट कह रहा है ऊधम सिंह के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार में दोषी जो जनरल डायर था उसकी हत्या ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसके थे। तो बताइए भैया लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए डाइस्टिस्ट विथ डेनेस्टी, ये शब्द किसके थे। तो ऑप्शंस हैं 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर पंडित नेहरू ने कहे थे, तीसरा कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम गणतंत्र दिवस पर ये शब्द बोले थे और लास्ट कह रहा है 26 जनवरी 1950 की सुबह पंडित नेहरू ने बोले थे। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित नेहरू ने जो है ये शब्द कहे थे, लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विथ टेनेस्टी, ये शब्द जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 के स्वतंत्रता के अवसर पर बोले थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों ऑप्शन हैं चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और लास्ट कह रहा है श्रीनगर। तो दोस्तों बता दें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो इन सभी में अगर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश अर्थात भोपाल से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है,
और अगर राज्यों की बात करें तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो बताइए भैया कांचीपुरम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शंस कह रहा है गोवा व कोचीन के बीच, दूसरा कह रहा है गोवा व मुंबई के बीच, तीसरा कह रहा है गोवा व दमन के बीच, और लास्ट कह रहा है गोवा व द्वीप के बीच में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट गोवा और मुंबई के बीच में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? तो ऑप्शंस कह रहा है ताजमहल से, लाल किला से, फतेहपुर सीकरी से, सिकंदरा से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या दिल्ली में? तो बताइए भैया फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो अगर बात करें जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये जो है MJ केसरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसकी अगर सन की बात करें 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो है यह एक प्रकार की कर अदा करने के रूप में जो है इसका निर्माण किया गया था। और इसको 26 अप्रैल 1993 में इसको स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है मुंबई वर्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, मुंबई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? ग्रामीण है, मिश्रित है, सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी है, कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवादी है? तो बताइए भैया भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है भारत व श्रीलंका के बीच स्थित जल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, दूसरा कह रहा है गल्फ ऑफ इंडस, तीसरा कह रहा है कुक स्ट्रेट, और लास्ट कह रहा है थॉमस स्ट्रेट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत व श्रीलंका के बीच स्थित जल को पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि भारत व श्रीलंका के बीच जो है ऐसी कौन सी खाड़ी है जो दोनों को अलग करती है, तो वो आपकी मन्नार की खाड़ी है। तो याद रखिएगा ये भी कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसकी भैया? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो ऑप्शन से 2 बार, 4 बार, 6 बार या 3 बार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? अब यहाँ से दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चन शुरू हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। ब्रोमीन, नियान, आर्गन, क्रिप्टन।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो है आपकी अक्रिय गैस नहीं है, और बाकी तीनों नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ये तीनों की तीनों आपकी जो है अक्रिय गैसें हैं, जबकि ब्रोमीन जो है आपकी अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। तो बताइए भैया, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 99.9 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। तो ऑप्शंस कह रहा है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम फास्फेट, तीसरा कह रहा है कैल्शियम फास्फेट, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। यही जो है दांत और हड्डियों के बनने का स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो बताइए भैया स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हृदय को, आंत को, स्प्लीन को या यकृत को। तो बताइए भैया मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया रोग जो है स्प्लीन को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। तो रक्त के थक्का बनाने में अर्थात रक्त को जमाने में जो है विटामिन के जो है उपयोगी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। तो बताइए भैया पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। -4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा कह रहा है -39 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट कह रहा है कि -69 डिग्री सेल्सियस। तो बात करें जो है पारे की, तो पारे का न्यूनतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो बताइए कौन सा विटामिन वसा में जो है घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2 और लास्ट कह रहा है विटामिन सी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो है वसा में घुलनशील होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो बताइए भैया हमारे शरीरों में जो घेंघा रोग होता है किसकी कमी से होता है। लौह की कमी से, सोडियम की कमी से, आयोडीन की कमी से
या सल्फर की कमी से। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जंग लगने पर लोहे का भार डैश क्या होता है। तो ऑप्शंस कह रहा है बढ़ता है, दूसरा कह रहा है घटता है, तीसरा कह रहा है ना बढ़ता है ना घटता है, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी कई एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पारा का अयस्क है, तो आपको बताना है कि इनमें से पारा का अयस्क कौन है। तो ऑप्शंस कह रहा है गैलेना, दूसरा कह रहा है कैलोमाइट, तीसरा कह रहा है कैलोमल, और लास्ट कह रहा है पेट्साइड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा का अयस्क कैलोमल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्यूरी किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन कह रहा है रेडियो सक्रियता की, दूसरा कह रहा है प्रकाश की तीव्रता की, तीसरा कह रहा है खगोलीय दूरी की, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा रेडियो सक्रियता की जो है क्यूरी जो है इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में स्थायी कठोरता होने का क्या कारण है। तो बताइए जल में स्थायी कठोरता होने का क्या कारण है। ऑप्शंस कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कह रहा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और लास्ट कह रहा है कैल्शियम सल्फेट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो बताइए भैया ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, हवा में, पानी में, इस्पात में, या निर्वात में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का अधिकतम वेग जो है इस्पात में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल, तीसरा कह रहा है दोनों, और लास्ट कह रहा है बेलनाकार। तो इन सभी में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों साथ ही बता दें कि अगर आपसे दूर दृष्टि दोष का पूछता है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष पूछता है तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष पूछता है तो उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योत तीव्रता का मात्रक है। तो बताइए भैया ज्योत तीव्रता किसका मात्रक होता है, न्यूटन का, कैंडेला का, लक्स का, या नेपियर का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योत तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शंस कह रहा है सोडियम सल्फेट, दूसरा कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई का पता करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस कह रहा है फाइदोमीटर, दूसरा कह रहा है लैक्टोमीटर, तीसरा कह रहा है बैरोमीटर, और लास्ट कह रहा है डेकामीटर।
तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो है फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम अदर ऑप्शनों की, लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, और बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों के तीनों याद रखिएगा, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और बैरोमीटर से भूकंप की तीव्रता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए भैया, अशुद्धियों को मिलाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ता है, घटता है, बढ़ता एवं घटता है, और लास्ट कह रहा है ना बढ़ता है ना ही घटता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इधर 2024 और 2025 में लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये सभी क्वेश्चंस 10 के 10 आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और लास्ट कह रहा है मध्य प्रदेश। तो बताइए भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य जो है 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2025 के सीजन की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2025, दूसरा कह रहा है 10 मार्च 2025, तीसरा कह रहा है 14 मार्च 2025 और लास्ट कह रहा है 25 मार्च 2025। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएल 2025 के सीजन की शुरुआत 14 मार्च 2025 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो बताइए भैया राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है बेंगलुरु में, दूसरा कह रहा है हैदराबाद में, तीसरा कह रहा है नई दिल्ली में और लास्ट कह रहा है चेन्नई में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा राज्यपालों का 52वां सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा चैंपियनशिप जीता है। तो ऑप्शंस कह रहा है ब्राज़ील ने, दूसरा कह रहा है पेरू ने, तीसरा कह रहा है अर्जेंटीना ने और लास्ट कह रहा है म्यांमार ने। तो बताइए किस देश ने कोलंबिया को हरा करके कोपा चैंपियनशिप जीता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने जो है जीता है ये खिताब। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भैया किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने या बिहार सरकार ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा महाराष्ट्र सरकार ने जो है इन सभी में प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है ओम बिरला को, दूसरा कह रहा है जेपी नड्डा को, तीसरा कह रहा है जगन मोहन रेड्डी को और लास्ट कह रहा है के सुरेश को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी को चुना गया है।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओम बिरला। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बताइए भैया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शंस कह रहा है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो बताइए भैया वायु सर्वेक्षण स्वच्छता में जो है किस शहर ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शंस कह रहा है जयपुर ने, दूसरा कह रहा है सूरत ने, तीसरा कह रहा है कोलकाता ने और लास्ट कह रहा है वाराणसी ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूरत ने जो है पहला स्थान जो है स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में हासिल किया है। ठीक है, 2024 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पैरा स्विमर बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी हाल ही में बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए भैया कौन सा भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पैरा स्विमर बन गए हैं। तो ऑप्शंस कह रहा है रीमो साहा, दूसरा कह रहा है जिया राय, तीसरा कह रहा है निरंजन मुकुंद और लास्ट कह रहा है गायत्री सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिया राम। यही जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पैरा स्विमर बन गए हैं। इन्होंने 17 घंटे कब कितना भैया 17 घंटे 25 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है ये भी पूछ सकता है। तो इनका टाइमिंग पूछे तो 17 घंटे 25 मिनट की स्विमिंग करके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जिया राम ने। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की मेजबानी की है। तो आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा 2024 के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की मेजबानी की गई है। तो ऑप्शंस कह रहा है रक्षा मंत्रालय, दूसरा कह रहा है गृह मंत्रालय, तीसरा कह रहा है संस्कृति मंत्रालय और लास्ट कह रहा है विदेश मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की जो है मेजबानी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।